छोड़िए, आपको एटीएस के अधिकारी पर यकीन नहीं है, मैं समझ रही हूँ। अब संदीप त्रिपाठी जी अपने नेताओं के बयानों पर बताइए। रुकिए संदीप त्रिपाठी जी, चलिए, आपको एटीएस के अधिकारी का पद जानना है, आपको एटीएस के अधिकारी की, रुकिए ना एक सेकंड, आपको ये जानना है कि वो कितने ऑथेंटिकेट हैं, वो कितने सच बोल रहे हैं। चलिए अपने नेताओं पर बोल दीजिए, मैं पिछले बयानों पर भी नहीं जा रही। आज का बयान है, आज का बयान है पृथ्वीराज चौहान जी का। हिंदू आतंकवाद कहिए, डरिए मत, हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करिए, ये कह रहे हैं वो। अब बताइए क्या साजिश रची जा रही थी? ये हिंदू आतंकवाद पर इतने फोकस क्यों हैं आप? नहीं, अब आते हैं साजिश, सनातन आतंकवाद घटनावार में। आप शांत रहिए, अभी तो जवाब नहीं दे पाए, मुंह में दही जम गई थी। जब पूछा कि उस अधिकारी का नाम बता दीजिए, अभी मुंह में दही जम गया था, बोल नहीं पा रहे थे, चलातन करने आ गए। दही पनीर आप लोग खाइए, समझे ना, हो जाओगे। दही पनीर आप लोग खाइए, तो शांत रहिए आप। दही पनीर जवाब सुनिए, फालतू बकवास नहीं, जवाब सुनिए, सुनिए, जवाब सुनिए। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हम आरएसएस के मुखिया को जो है फंसाना चाहते थे, बिल्कुल नहीं सर। अगर फंसाना चाह रहे होते तो उनको हम कमांडो नहीं दिए होते। जिस समय की बात कर रहे हैं उनको कमांडो कांग्रेस की सरकार ने दिया। हिंदूवादी बात कर रहे हैं, जितने बड़े हिंदूवादी नेता थे 14 के बाद मारे गए हैं, नाम गिनिए, कमलेश तिवारी, अब बच्चन से लेकर जितने हिंदूवादी बड़े नेता थे जो भाजपा और आरएसएस से जुड़े नहीं थे, उनकी हत्या हुई है इस देश में। अब क्या बात सब पर बोलिएगा, अपने नेताओं के बयानों पर नहीं बोलिएगा। एटीएस के अधिकारी जो बोल रहे हैं वो कितना ऑथेंटिकेट है, आपको पहले पद चाहिए। अब जो मिलिंद जोशी साहब ने कहा, जो ऑफिशियली इस केस में गवाह हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं, उस पर भी नहीं बोलिएगा। गोल पोस्ट चेंज करना है ना, जवाब नहीं है आपके पास इन सवालों का। सुन लीजिए प्राची जी, 4 मिनट आपने शांति से आलोक जी को सुना। अभी मैंने जिस ऑथेंटिसिटी की बात कर, हमने तो कहा कि उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई जानता ही नहीं है। अरे मिलिंद जोशी जी को जानते हैं, ऑफिशियल गवाह की बात तो मानेंगे नहीं। आपको तो किसी पर यकीन नहीं है इस देश में। कोर्ट की तो मानेंगे, कोर्ट ने बरी कर दिया 7 लोगों को, कोर्ट की तो मानेंगे। इसीलिए आपके डिबेट में लोग नहीं आते। अरे सर आप आए हैं ना, आप आए हैं ना, आप उसी डिबेट का हिस्सा बनने आए हैं। अब इसीलिए आते हैं या नहीं आते हैं, इससे थोड़ा आगे निकलते हैं। अजय आलोक जी इस बात का जवाब दे दीजिए, उनको ऑथेंटिकेट करिए पहले। रुक जाइए अब संदीप जी, उनको ऑथेंटिकेट कर दीजिए कि वो कौन है, वो कैसे यकीन करें। जानबूझकर फंसाया जा रहा है इनके नेताओं को। गूगल कर ले, नहीं अजय आलोक जी पूछने के बाद बता दें। गूगल कर रहे हैं। अरे भैया एक मिनट, ये पढ़ते लिखते नहीं ऐसे ही आ गए। प्राची जी एक मिनट, एक फालतू की बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। संदीप जी अब सुनिए, संदीप जी सुनिए, सुन लीजिए पूरे अच्छी तरह से। एटीएस की रिपोर्ट को पढ़िए, उसके बाद एनआईए की रिपोर्ट को पढ़िए, उसके बाद जज के जजमेंट को पढ़िए। उसमें साफ लिखा हुआ है महबूब मुजावर was posted on deputation in ATS from मुंबई पुलिस। अब समझ में आ गया, उनको पूरी की पूरी टीम चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी। मुंबई पुलिस डेपुटेशन पे लाए गए थे एटीएस में। क्या फालतू का बकवास कर रहे हैं भाई? फर्जी की बात कर रहे हैं आप ये कहते आप ये कहते कि 2013 में उन्होंने ये खुलासा क्यों नहीं किया, 15 में क्यों नहीं खुलासा किया? आप फालतू का बिना मतलब का सांप निकल गया, लकीर पीट रहे हैं आप। आपकी सोच सांप वाली है कांग्रेस पार्टी की। असीम वकार जी, सांप को उसी वक्त मारना चाहिए था, दिक्कत ये हुई। असीम वकार जी रुक जाइए। अब संदीप त्रिपाठी जी, जब समय देती हूँ आप बोलते नहीं है, आके ये बताने लगते हैं कि कौन कोई कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्यों नहीं जाता है। तो अब रुकिए, सोच के बैठिएगा, तर्कों को सोचकर बैठिएगा, तब जवाब दीजिएगा। असीम वकार साहब, सवाल सिर्फ इतना है, जो अब बीजेपी कह रही है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई टर्म ही नहीं है। इस टर्म को बेवजह गढ़ा गया था, साजिशन गढ़ा गया था, ताकि बड़े बड़े हिंदू नेताओं को जेल के अंदर डाला जाए। नहीं देखिए, जो सरकार होती है वो बहुत ताकतवर होती है, और सरकार कब किससे कहां क्या कहला लेगी ये आप भी बेहतर जानती हैं। कि कल को जब सरकार चेंज होगी तो न जाने कितने कितने लोगों के रुख चेंज हो जाएंगे, जबानें चेंज हो जाएंगी। ये जो अधिकारी महोदय बोल रहे हैं, पूर्व अधिकारी महोदय, सरकार आने दीजिए ये कुछ और बोलने लगेंगे। 17 साल ये खामोश रहे, अब क्यों खामोश रहे, और ये अचानक बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, सब बातें अलग की हैं। एक अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी महाराष्ट्र पुलिस के एसएम मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी
उस किताब के हवाले से महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े लीडर विजय वडेट्टीवार जो हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि एसएम मुशर्रफ की किताब में साफ साफ ये लिखा है, पुलिस अधिकारी आईजीपी महाराष्ट्र की किताब में ये लिखा है कि हेमंत करकरे की हत्या कसाब की गोली से नहीं हुई, उनको एक पुलिस अधिकारी ने मारा। अब एसएम मुशर्रफ भी महाराष्ट्र के और ये जो बोल रहे हैं साहब ये भी उसी महाराष्ट्र के। एटीएस के चीफ हेमंत करकरे के बारे में एसएम मुशर्रफ भी लिख रहे हैं और एटीएस के बारे में ये जो बोल रहे हैं ये भी लिख रहे हैं। मसला ये किसको गलत माना जाए? एसएम मुशर्रफ साहब की किताब को गलत माना जाए, इनको गलत माना जाए, इनको सही माना जाए, किसको सही माना जाए? जो उज्जवल निकम थे, जो कसाब के खिलाफ सरकारी वकील थे, उन्होंने खुद ये कहा कि वो बिरयानी वाली बात मैंने अफवाह उड़ाई थी, झूठ उड़ाई थी ताकि नफरत पैदा हो। देखिए ये बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, ये ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं, ये बिना मुनाफे के, बिना प्रॉफिट के, बिना डर के ये बोलते ही नहीं है। ये सरकार बदलने दीजिए, पता नहीं कौन क्या बोलेगा। मसला ये है कि बीजेपी वाले साध्वी प्रज्ञा के एक्विटल पे इतने खुश क्यों हैं? वो तो ऐसे खुश हो गए जैसे उनके घर के लोग छूट गए। अब मसला ये है, अदालत के सामने इतने साल केस चला, इतने गवाह पेश किए गए, इतने मोटी फाइल बनाई गई और वही एनआईए जो 2014 से पहले कुछ और कह रही थी, वही एनआईए 2014 के बाद कुछ और कहने लगी। वही सेम अधिकारी जो 2014 से पहले इस बात पे जोर लगाए थे कि कैसे आतंकवादियों को पकड़ा जाए और आतंकवादियों को आतंकवादी साबित किया जाए, सैयद आसिम वकार वही एनआईए 2014 के बाद पूरी ताकत से इस बात में जुड़ गई कि कैसे बरी कराया जाए। दोनों कोर्ट के फैसले ये बता रहे हैं ना। ऐसे तो आप भी खुश हुए 2006 मुंबई ब्लास्ट के जब आरोपियों को बरी किया गया, तो आपके चेहरे पर भी खुशी आई। अब आपके वो कौन लगते हैं, ये सवाल तो मैं आपसे नहीं कर रही हूँ ना। मैंने तो आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा वकार साहब कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई टर्म नहीं है, इस टर्म को जानबूझकर गढ़ने की कोशिश की गई, जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई। जवाब इसका देना है आपको। मेरी बात तो सुन लीजिए। जी जी जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। प्रश्न बड़ा लंबा नहीं होना चाहिए। अरे बहुत हम लोग छोटा समझदार लोग हैं, हम लोग सुन लेते, समझ लेते हैं। हाँ, देखिए जब ये बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट वाले लोगों को छोड़ा गया, अल्लाह हौल बिला कुव्वत, जब बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट वाले लोगों को छोड़ा गया तो मुझसे एक साहब ने कहा आप इस पे कुछ नहीं बोले, आपको खुशी नहीं हुई? तो मैंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी है जो हुकूमत कर रही है, कोई काम बेवजह नहीं करती है। मैंने 15-20 दिन टिको, महीना भर, ये जो बॉम्बे वाला जो केस जो इसमें जो छोड़ा गया है, इसका पहले रिएक्शन तो देख लो कहां जा रहा है। वो सरकार है, वो आरएसएस के लोग हैं, वो कोई काम ऐसा नहीं करते हैं। वो पहले उन्होंने आपको दाना डाला। अरे अदालतों से फैसला क्या आप पहले खुश हो जाइए, अब ये और जब जो लोग खुश हो जाएंगे उनसे फिर आप सवाल पूछिएगा। अब आप इसे क्या आप वहां क्यों खुश थे, यहाँ क्यों नाराज हैं? आप इसे सरकार से जोड़िए, ये तो आप जोड़ सकते हैं। मैंने तो भगवा आतंकवाद पर आपसे प्रश्न किया था, 2 बार कोशिश की, आपने जवाब नहीं दिया ना आसिम वकार साहब की एक साजिश थी और अब धीरे धीरे करके खुल रहा है ना। अब आप उनकी जवाब दे रहा हूं, सवाल खड़े कर सकते हैं। नहीं, इतना समय नहीं होता आसिम वकार साहब, एक सवाल का जवाब देने के लिए आपने इतना वक्त ले लिया, लेकिन इसी सवाल पर आप नहीं आए मेरे। मैं लौटूंगी फिर से आपके पास। सर देखिए मैडम, मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है। नहीं सुनिए, मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके 1 घंटे की डिबेट में बैठूं और उसके बाद में 2 मिनट 3 मिनट बुलवाइए आप मुझे और फिर 1 घंटा बिठा कर रखिए। अरे सर पूरा बोले हैं, इतना वक्त नहीं है। मैंने आपके कोऑर्डिनेटर से बोला था। आसिम वकार साहब आप पूरा बोले हैं। नहीं, ये क्या बात आपने कर दी, इतना वक्त नहीं है। मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका, लेकिन आप प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे हैं ना। आप प्रश्न पर ही नहीं आना चाह रहे हैं, बस सवाल इस बात को लेकर है, इस पर न जाने क्यों भड़क जाते हैं आप। मैंने